नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच कहूं तो हैरान कर देने वाले विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज। जी बिल्कुल। ये विषय सुनने में जितना सीधा लगता है, अंदर से उतना ही दिलचस्प है। हमारे पास जीव विज्ञान की किताबों के कुछ पन्ने हैं जो पौधों की अंदरूनी दुनिया के बारे में बताते हैं, लेकिन आज हम इसे किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का मिशन कुछ और है। हम एक पौधे के जीवन की कहानी देखेंगे, लेकिन कोशिकाओं के नजरिए से। हम एक नन्हे से तने की नोक से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे सेल्स की अलग अलग टीमें, कुछ ग्रोथ इंजीनियर, कुछ फूड सप्लायर और कुछ बॉडीगार्ड, मिलकर उसे एक मजबूत पेड़ बनाती हैं। ये तरीका अच्छा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं पहले शब्द ऊतक यानी टिश्यू से। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। जब एक जैसी कोशिकाएं जिनका काम और बनावट एक जैसी हो, एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं, तो उसे ऊतक कहते हैं। अच्छा। जैसे ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, वैसे ही कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, और इन ऊतकों की पढ़ाई को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये नाम कुछ पुराने वैज्ञानिकों ने दिए थे, जैसे बिशेट और मैर, लेकिन असली मजा इनके काम को समझने में है। बिल्कुल, टीम वर्क। तो पौधों में ये टीमें कितने तरह की होती हैं? पौधों में मुख्य रूप से दो तरह की टीमें होती हैं। पहली है ग्रोथ टीम, जिसे हम कहते हैं विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ टीम। हाँ, ये पौधे के ग्रोथ इंजन है, जो हमेशा पौधे को बड़ा करने में लगे रहते हैं। और दूसरी टीम है स्पेशलिस्ट टीम, जिसे स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये वो कोशिकाएं हैं जो ग्रोथ का काम छोड़कर कोई खास जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। अच्छा, जैसे खाना बनाना या पौधे को मजबूती देना। बिल्कुल। ग्रोथ इंजन, ये सुनने में मजेदार है। तो चलिए इसी ग्रोथ इंजन को जरा करीब से देखते हैं। ये पौधे के कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए है ना? हाँ बिल्कुल, ये पौधे के असली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है लगातार विभाजन करते रहना, चैनल में आपका मतलब स्वागत है। अपनी संख्या बढ़ाते रहना। ये कोशिकाएं हमेशा जवान यानी अपरिपक्व रहती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं ताकि आसानी से बट सकें, और ये एक दूसरे से इतनी सटी होती हैं कि इनके बीच कोई खाली जगह ही नहीं होती। मतलब कोई गैप नहीं। कोई गैप नहीं। इनका एक ही मकसद है, नए सेल्स बनाना और पौधे को बढ़ाना। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर पौधे में कहाँ-कहाँ तैनात होते हैं? इनकी तैनाती की जगह के हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब ही है शीर्ष या नोक पर। अच्छा। तो ये आपको मिलेंगे जड़ और तने की बिल्कुल नोक पर। अच्छा, तो इनका काम है पौधे को ऊपर आसमान की तरफ और जड़ों को जमीन में नीचे की तरफ लंबा करना। इसे ही शायद प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। एकदम सही। ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है, जिसे हम प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल का मतलब है साइड में या किनारे पर। तो ये मोटाई बढ़ाता होगा? बिल्कुल, यह है तने और जड़ की गोलाई में यानी किनारों पर पाया जाता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो एपिकल मेरिस्टेम यानी प्राथमिक वृद्धि पौधे को लंबा बनाती है, जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है। और लेटरल मेरिस्टेम मतलब द्वितीयक वृद्धि उसे चौड़ा और मजबूत बनाती है, जैसे कोई बड़ा होकर जिम जाने लगे। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। ये पौधे की मोटाई बढ़ाता है, जिसे द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैम्बियम। कैम्बियम। इसी से तो पेड़ों में वो गोल गोल छल्ले बनते हैं ना, जिन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं। मैंने सुना है उन्हें गिनकर पेड़ की उम्र पता चल जाती है। हाँ बिल्कुल, ये कैम्बियम मौसम के हिसाब से काम करता है। वसंत में जब धूप और पानी अच्छा मिलता है, तो ये तेजी से नए सेल्स बनाता है जो बड़े होते हैं, और सर्दियों में इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। और सेल्स छोटे बनते हैं। हाँ, और सेल्स छोटे बनते हैं। इसी से एक हल्के और एक गहरे रंग का छल्ला बनता है, जो एक साल को दिखाता है। ये छल्ले सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि उस साल के मौसम का हाल भी बताते हैं। अच्छा, कैसे? अगर कोई छल्ला बहुत पतला है, तो शायद उस साल सूखा पड़ा हो। कमाल है। मतलब पेड़ अपने तने में अपने जीवन की पूरी कहानी लिखकर रखता है। अच्छा, वो तीसरा ग्रोथ वर्कर कौन था? तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आपको पत्तियों के ठीक नीचे या गन्ने की गांठों जैसी जगहों पर मिलेगा। इसका क्या काम है? इसका काम बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए कोई बकरी आकर पौधे का ऊपरी हिस्सा खा गई, तो शीर्षस्थ विभज्योतक तो गया। हाँ, वो तो खत्म हो गया है। ये एक तरह का शिक्षा सेवा बैकअप YouTube ग्रोथ चैनल में सिस्टम आपका है। स्वागत है। तो ये तो हुई ग्रोथ टीम की बात।
लेकिन कोई भी हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं कर सकता। जब ये कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, तब क्या होता है? वो रिटायर होके क्या करती हैं? तब वे एक बहुत ही अहम प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसे विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं। विभेदीकरण। इसका मतलब है कि वे एक स्थायी रूप और एक खास काम चुन लेती हैं। वे कंस्ट्रक्शन वर्कर से स्पेशलिस्ट बन जाती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है स्थायी ऊतकों की, जो दो तरह के होते हैं, सरल और जटिल। ठीक है, तो पहले इन सरल स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। सरल, क्योंकि शायद इनकी बनावट सीधी सादी होती होगी। हाँ, ये सरल इसलिए है क्योंकि ये एक ही तरह की कोशिकाओं से बनी टीमें हैं। इसमें 3 मुख्य स्पेशलिस्ट आते हैं। पहला है मृदुतक, यानी पैरेन्काइमा। मृदुतक। ये क्या काम करता है? आप इसे पौधे का पेंट्री या गोदाम समझ सकते हैं। ये जिंदा कोशिकाएं होती हैं जिनका मुख्य काम भोजन को स्टार्च के रूप में जमा करना है। अच्छा, फूड स्टोरेज। हाँ, फूड स्टोरेज। ये पौधे के लगभग हर मुलायम हिस्से में पाए जाते हैं और उसे सहारा भी देते हैं। लेकिन ये बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड कैसे? अगर इन्हीं मृदुतक कोशिकाओं में क्लोरोफिल आ जाए तो ये शेफ बन जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाने लगते हैं। तब इन्हें क्लोरिनकाइमा कहते हैं। अच्छा। और इससे भी मजेदार बात तब होती है जब ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। वहां इनमें हवा की बड़ी बड़ी थैलियां बन जाती हैं। इसे एरेनकाइमा कहते हैं। हवा की थैलियां पौधे के अंदर? क्यों? ताकि पौधा पानी पर तैर सके। ये पौधे का अपना लाइफ जैकेट है जो इसे डूबने से बचाता है और गैसों को सर्कुलेट करने में भी मदद करता है। वाह, मतलब पौधे ने तैरने के लिए अपने अंदर ही लाइफ जैकेट बना लिए। कमाल है। लेकिन लचीलेपन का क्या? पौधे हवा में झूमते हैं पर टूटते नहीं। उनके अंदर ऐसा कौन सा इलास्टिक मटेरियल होता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर दूसरा सरल ऊतक काम आता है, स्थूल कोण ऊतक या कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा। जी, ये भी जिंदा कोशिकाएं हैं, लेकिन इनके कोने मोटे होते हैं। यही मोटाई पौधे को लचीलापन और मजबूती एक साथ देती है। आपने कभी अजवाइन की डंडी खाई है? शिक्षा सेवा यूट्यूब चैनल में खाते आपका समय जो स्वागत है। धागे जैसे रेशे दांतों में फंसते हैं, वे असल में स्थूल कोण ऊतक के बंडल होते हैं। अरे हाँ, वो धागे तो वो पौधे का लचीला सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, अब समझ आया। मतलब ये पौधे के टेंडन और लिगामेंट की तरह है। तो फिर तीसरा ऊतक क्या है? तीसरा है द्रोणोतक यानी स्क्लेरनकाइमा। और ये बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। एक मिनट, आपने कहा कि स्क्लेरनकाइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक पेड़ का ज्यादातर हिस्सा यानी उसकी लकड़ी असल में डेड है? ये सुनने में अजीब लगता है। ये सुनने में अजीब है पर सच है। और सोचिए प्रकृति कितनी स्मार्ट है। पौधा अपनी मजबूती के लिए, अपना ढांचा बनाने के लिए मरी हुई कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। इन कोशिकाओं की दीवार पर लिग्निन नाम का एक केमिकल जमा हो जाता है जो इन्हें पत्थर जैसा मजबूत बना देता है। ये एक तरह से पौधे का अपना कंक्रीट है जिसमें लिग्निन सीमेंट का काम करता है। अच्छा, इसका एकमात्र काम है पौधे को कठोरता और मजबूती देना। तो इसका मतलब नारियल का जो सख्त खोल होता है या अखरोट का छिलका, वो सब इसी डेड टिश्यू से बना है। बिल्कुल। नारियल का रेशा, फलों के बीजों का कठोर कवर, ये सब दृढ़ोतक ही है। पौधा जिंदा रहने के लिए और ऊर्जा खर्च करने के बजाय मरे हुए सेल से ही अपना मजबूत ढांचा बना लेता है। इससे ज्यादा कुशल इंजीनियरिंग और क्या होगी? सही बात है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो सरल ऊतकों में हमारे पास गोदाम, मृदुतक, इलास्टिक सपोर्ट, स्थूल कोणोतक और कंक्रीट दृढ़ोतक हैं। अब जटिल ऊतकों पर आते हैं। ये जटिल क्यों है? ये जटिल इसलिए है क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से बनी टीमें हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा और जरूरी काम करती हैं पौधे के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ये पौधे का पाइपलाइन और डिलीवरी नेटवर्क है। इन्हें हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम, ये नाम तो स्कूल से सुनते आ रहे हैं। चलिए आज इन्हें ठीक से समझते हैं। पहले जाइलम। जाइलम पौधे का वाटर सप्लाई सिस्टम है। इसका काम है शिक्षा सेवा जड़ों यूट्यूब से चैनल में पानी आपका और स्वागत खनिज है। को खींचकर पौधे के हर हिस्से, खासकर पत्तियों तक पहुंचाना। जाइलम सिर्फ एक पाइप नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग हिस्सों से बनी एक पूरी प्लम्बिंग सिस्टम है। इसमें पानी को ऊपर खींचने वाली मुख्य पाइपलाइन, सपोर्ट देने वाले मजबूत फाइबर और जिंदा रहकर इस सिस्टम की मरम्मत करने वाले सेल्स भी होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं, है ना? बिल्कुल। जाइलम में सिर्फ मेंटेनेंस वाले मृदुतक सेल्स ही जिंदा होते हैं, बाकी सब मृत।
ऐसा इसलिए ताकि पानी बिना किसी रुकावट के एक खोखले पाइप से ऊपर चढ़ सके। ये एक वन वे हाईवे है जो सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जबरदस्त। तो जाइलम एक वन वे वाटर हाईवे है, तो फिर फ्लोएम क्या है? फ्लोएम पौधे का फूड डिलीवरी सिस्टम है। इसका काम है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। चाहे वो नए पत्ते हों, फल हों या फिर जड़ें। बिल्कुल, ये एक टू वे डिलीवरी सर्विस है जो जरूरत के हिसाब से भोजन को ऊपर या नीचे कहीं भी ले जा सकती है। और इसकी टीम में कौन-कौन है? इसकी टीम में भी 4 तरह के सदस्य हैं। मुख्य डिलीवरी ट्यूब्स हैं जिन्हें चालनी नलिकाएं कहते हैं। इनके साथ हमेशा एक हेल्पर सेल यानी सहकोशिका होती है जो इस डिलीवरी को कंट्रोल करती है। और फिर सपोर्ट के लिए फाइबर और भोजन स्टोर करने के लिए मृदुतक भी होते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि वाटर पाइप यानी जाइलम ज्यादातर मरा हुआ है, लेकिन फूड पाइप मतलब फ्लोएम ज्यादातर जीवित है। शायद इसलिए क्योंकि भोजन की डिलीवरी में ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है कि किसे, कब और कितना खाना भेजना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भोजन का परिवहन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा लगती है, इसलिए इसमें जीवित कोशिकाओं का होना जरूरी है। ठीक है, हमने पौधे के अंदर की पूरी मशीनरी समझ ली, ग्रोथ, स्टोरेज, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। लेकिन पौधा अपनी बाहरी दुनिया से कैसे निपटता है? अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास क्या है? उसका स्किन या आर्मर क्या है? इसके लिए पौधे में रक्षी ऊतक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एपिडर्मिस। ये पौधे के सभी हिस्सों की सबसे बाहरी सिंगल सेल वाली परत है। ये पौधे की त्वचा की तरह है। और इस त्वचा का काम क्या है? इसका मुख्य काम है पौधे को बाहरी चोटों, कीटाणुओं और सबसे जरूरी पानी के नुकसान से बचाना। पानी के नुकसान से? रेगिस्तानी पौधों में तो इसके ऊपर क्यूटिकल नाम की एक मोम जैसी परत भी होती है जो पौधे का अपना वाटरप्रूफ जैकेट है ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। और पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, वो भी इसी एपिडर्मिस में होता है? हाँ, स्टोमेटा इसी त्वचा में बने छोटे छोटे मुंह या छिद्र हैं शिक्षा सेवा जिनके यूट्यूब दोनों चैनल में आपका तरफ स्वागत है। गार्ड सेल्स होते हैं। पौधा इन्हीं से सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है और अतिरिक्त पानी को भी बाहर निकालता है। और जब पौधा बड़ा होके पेड़ बन जाता है, तब तो उसकी बाहरी त्वचा सख्त छाल में बदल जाती है। वो क्या है? जब पेड़ पुराना और मोटा होता है तो उसकी बाहरी एपिडर्मिस की जगह कॉर्क ले लेता है। ये मृत कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है। अच्छा, ये भी मृत? हाँ, ये भी मृत। इन कोशिकाओं की दीवारों पर सुबेरिन नाम का एक केमिकल जमा हो जाता है जो इसे पानी और गैसों के लिए पूरी तरह से अभेद्य मतलब इम्परमेबल बना देता है। यह पेड़ का असली कवच या आमर है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़ें तो ये एक अद्भुत शहर जैसा है। शहर की सीमाओं पर ग्रोथ इंजीनियर्स मतलब विभज्योतिकी ऊतक लगातार शहर को बढ़ा रहे हैं। शहर के अंदर स्पेशलिस्ट नागरिक हैं, कोई गोदाम संभाल रहा है, कोई इमारतों को लचीला बना रहा है, तो कोई कंक्रीट की मजबूत नींव डाल रहा है। सही है। और इस पूरे शहर को चलाने के लिए पानी और भोजन का एक शानदार ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जाइलम और फ्लोएम है। और सबसे बाहर शहर की दीवारों और गेट्स पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। ये तो कोशिकाओं का एक अविश्वसनीय इकोसिस्टम है। बिल्कुल। जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे अलग-अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और फिर ये ऊतक मिलकर हमारे शरीर की पूरी संरचना तैयार करते हैं। बिल्कुल, ये समझना कि हमारा शरीर किन चीजों से बना है, ये जानने जैसा है कि एक इमारत किन ईंटों और गारे से बनी है। सही। तो आज की चर्चा का हमारा मिशन इन ऊतकों के प्रकार, उनकी बनावट और उनके खास कामों को समझना है। हम देखेंगे कि जंतुओं का शरीर मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतकों से बनता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। वो 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? स्रोत के अनुसार ये 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। दूसरा है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पेशी ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू। और चौथा तंत्रिका ऊतक जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपकला ऊतक की। इसका मुख्य काम क्या है? देखिए, इसका जो सबसे जरूरी काम है वो है शरीर और उसके अंदर के अंगों को सुरक्षा देना, उन्हें ढक कर रखना। मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच। हाँ, बिल्कुल। ये शरीर के लिए एक तरह का रक्षा कवच है।
ये बाहरी चीजों को शरीर में घुसने से रोकता है और नुकसान से बचाता है। हमारे स्रोतों में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे त्वचा की जो बाहरी परत है, एपिडर्मिस, हाँ। भोजन नली, फेफड़ों के वायुकोश, ये सब इसी ऊतक से ढके होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत सटी हुई होती हैं। उनके बीच में खाली जगह, मतलब जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, वो बहुत ही कम होता है। ना के बराबर। हाँ, लगभग ना के बराबर। इसके भी तो कई प्रकार होते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है शल्की एपिथेलियम। हाँ, शल्की एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम। इसकी कोशिकाएं चपटी और पतली होती हैं। अच्छा। ये रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स में, मुंह में और फेफड़ों के वायु कोशों में पाई जाती हैं। मतलब ऐसी जगहों पर जहां पदार्थों का विसरण यानी डिफ्यूजन आसानी से हो सके। पतली होंगी तो आसानी से होगा। एग्जैक्टली। अगला है स्तंभाकार एपिथेलियम। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी कोशिकाएं स्तंभ जैसी, मतलब खंभे जैसी लंबी होती होंगी। सही पकड़ा आपने। ये वहां पाया जाता है जहां अवशोषण और स्राव का काम होता है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन। जैसे कि आंत में। हाँ, जैसे आंत की भीतरी परत में। फिर आता है घनाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं। ये लार ग्रंथि मतलब सैलिवरी ग्लैंड और वृक्क नलिकाओं किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। और इसका काम अंगों को एक तरह का यांत्रिक सहारा, एक मैकेनिकल सपोर्ट देना है। और एक और प्रकार है पक्ष्माभी एपिथेलियम, जिसमें सिलिया यानी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं। बिल्कुल। ये जो सिलिया है ये गति करती हैं और श्वास नली में म्यूकस को आगे धकेलने में मदद करती हैं ताकि हमारा श्वसन मार्ग साफ रहे। मतलब ये एक तरह के क्लीनर का काम करती हैं। कह सकते हैं एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। चलिए अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका काम शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ना है। हाँ, और ये शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। इसका काम सिर्फ जोड़ना ही नहीं बल्कि सहारा देना भी है। अच्छा। इसकी कोशिकाएं एक मैट्रिक्स में धसी होती हैं और इस मैट्रिक्स में लसिका और तंतु मतलब लिम्फ और फाइबर्स भी पाए जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है कि हिस्टामिन नाम की कोशिकाएं भी संयोजी ऊतक में ही पाई जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, मास्ट सेल्स, वो हिस्टामिन बनाती हैं जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। अच्छा। इसी तरह एरियोलर ऊतक त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है। स्रोतों में दो खास तरह के तंतुओं का जिक्र है, श्वेत तंतु और पीला तंतु। इनसे कंडरा और स्नायु बनते हैं। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, पर यहाँ पर अंतर समझना बहुत जरूरी है। बताइए। तो देखिए, कंडरा जिसे हम टेंडन कहते हैं, वो श्वेत तंतु से बनता है। इसमें कोलेजन प्रोटीन होता है। कोलेजन। हाँ, ये मजबूत तो बहुत होता है पर इसमें लचीलापन कम होता है। इसका काम है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना, मसल टू बोन। ठीक है। और स्नायु? स्नायु यानी लिगामेंट, ये पीले तंतु से बनता है जिसमें इलास्टिन प्रोटीन होता है। इलास्टिन? मतलब इलास्टिक जैसा। बिल्कुल। ये मजबूत होने के साथ साथ बहुत लचीला मतलब इलास्टिक होता है और इसका काम है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना, बोन टू बोन। अच्छा, तो कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और स्नायु हड्डी को हड्डी से। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी उंगली मोड़ते हैं तो कंडरा मांसपेशी को हड्डी से खींचती है और स्नायु हड्डियों को अपनी जगह पर बनाए रखती है। आपने बिल्कुल सही समझा। अब संयोजी ऊतक के और भी प्रकार हैं, जैसे कंकाल संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हड्डी और उपास्थि आते हैं। हड्डी तो हम जानते हैं बहुत कठोर होती है। हाँ, हड्डी की कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं और इसका जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से कठोर होता है। अच्छा। और हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होती है जहां रक्त कोशिकाएं बनती हैं। हाँ, ये सुनना है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। चैनल में आपका स्वागत है। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, ये आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं बनाती है। और पीली वाली? और पीली अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो, ये डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं बनाती है। और उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या है? ये हड्डी से कैसे अलग है? उपास्थि की कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये हड्डी की तुलना में नरम और ज्यादा लचीली होती है। जैसे हमारे कान में होती है? हाँ, बिल्कुल। ये नाक, कान और श्वास नली में पाई जाती है। और एक खास बात यह है कि उपास्थि में रक्त वाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होती। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। जी। अब आते हैं तरल संयोजी ऊतक पर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
जिसमें रक्त यानी ब्लड आता है। हाँ, रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जो लगभग 55% होता है। और बाकी का 45%? बाकी 45% में रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। आरबीसीज का काम तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है हीमोग्लोबिन की मदद से। सही। और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ये हमें बीमारियों से बचाती हैं। शरीर के सैनिक। बिल्कुल। और प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। मतलब जब चोट लगती है तो खून को बहने से रोकती हैं। बहुत जरूरी काम है। खून के अलावा स्रोतों में लसिका मतलब लिम्फ का भी जिक्र है। ये अक्सर खून के साए में छिप जाता है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी लगता है। देखिए, अगर खून शरीर का डिलीवरी नेटवर्क है जो ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, तो लसिका तंत्र शरीर का सफाई और रिसाइकलिंग सिस्टम है। अच्छा। इसमें आरबीसीज नहीं होते, इसलिए ये रंगहीन होता है, पर यह WBCs से भरा होता है। इसका काम है कोशिकाओं के आसपास जमा हुए फालतू तरल पदार्थ, अपशिष्ट और मरे हुए सेल्स को इकट्ठा करना। ये एक तरह से शहर की नालियों का नेटवर्क है, जो सारा कचरा उठाकर उसे प्रोसेस करने के लिए लिम्फ नोड्स तक ले जाता है, जहां WBCs उस कचरे में मौजूद किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। तो हमने देखा कि खून और लसिका पूरे शरीर में ईंधन और सफाई का काम करते हैं, लेकिन इस ईंधन का इस्तेमाल करके हमें असल में हरकत कौन देता है? यहीं पर हमारी मांसपेशियां यानी पेशी ऊतक सीन में आती हैं। स्रोतों के अनुसार इनके अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। हाँ, और हमारे शरीर में लगभग 639 तरह की मांसपेशियां हैं, लेकिन इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोल के नजरिए से देखना। कंट्रोल मतलब किन मांसपेशियों पर हमारा कंट्रोल है और किन पर नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन पर जिन पर हमारा कोई शिक्षा सेवा कंट्रोल यूट्यूब चैनल में नहीं आपका है। स्वागत है। अरेखित या अनैच्छिक पेशी, ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम है ना? बिल्कुल, हम इनके बारे में सोचते भी नहीं और ये अपना काम करती रहती है। हमारी भोजन नली में खाने को आगे बढ़ाना, हमारी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना या फैलाकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। हमारी आंखों की पुतली का रोशनी के हिसाब से छोटा बड़ा होना। सही। ये सब इन्हीं मांसपेशियों की वजह से होता है। इन्हें स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप में इन पर कोई धारियां नहीं दिखती। ये चुपचाप पर्दे के पीछे से पूरा शो चलाती हैं। और फिर आती हैं वो मांसपेशियां जो हमारे इशारों पर नाचती हैं, रेखित या ऐच्छिक पेशी। जब मैं ये हाथ हिला रही हूं तो यही काम कर रही हैं। सही। ये हमारी हड्डियों के ढांचे से जुड़ी होती हैं और इन्हें ही हम आमतौर पर मसल्स कहते हैं। इन पर धारियां होती हैं, इसलिए ये रेखित कहलाती हैं। ये ताकतवर होती हैं और तेजी से काम कर सकती हैं, लेकिन ये थक भी जल्दी जाती हैं। जिम में वजन उठाते समय हमें इन्हीं को मजबूत कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हर वो काम जिसमें हम सचेत होकर कोई शारीरिक हरकत करते हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है तीसरा प्रकार, रेखित पेशी यानी कार्डियक मसल। स्रोत कहते हैं कि यह इन दोनों का एक अजीब मिश्रण है। ये दिखने में रेखित है पर काम में अनिच्छिक। ये तो प्रकृति का एक बहुत ही खास डिजाइन लगता है। ये एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है और प्रकृति का ये डिजाइन वाकई शानदार है। जरा सोचिए, हृदय को पूरे शरीर में खून पंप करने के लिए रेखित पेशी जैसी जबरदस्त ताकत चाहिए थी। उसे जोर से सिकुड़ना था। हाँ, लेकिन साथ ही उसे अनिच्छिक भी होना था। अगर इस पर हमारा कंट्रोल होता तो हमें अपनी हर एक धड़कन को याद रखना पड़ता। हम सो नहीं पाते, किसी और काम पर ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल, इसलिए प्रकृति ने इसे दोनों की सबसे अच्छी बातें दी, रेखित पेशी की ताकत और अनैच्छिक पेशी का ऑटोमेटिक न थकने वाला स्वभाव। ये सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है और जन्म से मृत्यु तक बिना रुके काम करती है। वाह, मांसपेशियों से आगे बढ़कर अब उस सिस्टम पर आते हैं जो इन सबको कंट्रोल करता है। अगर मांसपेशियां इंजन है तो अब हम सीधे कंट्रोल रूम यानी तंत्रिका तंत्र में चल रहे हैं। इसका आधार है तंत्रिका ऊतक। और इस कंट्रोल रूम का हर तार, हर स्विच, हर कंप्यूटर एक ही मूल इकाई से बना है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। हम सब जानते हैं कि न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं, लेकिन स्रोतों में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन सिग्नलों की रफ्तार और उसे बढ़ाने का शिक्षा तरीका। सेवा यूट्यूब चैनल में मैंने भी देखा है। स्रोतों में न्यूरॉन के लंबे हिस्से, जिसे एक्सॉन कहते हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग दिखाई गई है, माइलिन शीथ। बताया गया है कि यह सिग्नल की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। ये कैसे होता है? यह बिजली की तार पर लगे प्लास्टिक इंसुलेशन की तरह है।
ये सिग्नल को लीक होने से बचाता है। लेकिन इसका असली जादू इसके डिजाइन में है। ये शीट पूरी तार पर एक समान नहीं होती, बीच बीच में छोटी छोटी खाली जगह होती हैं, जिन्हें नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। अरे वाह, तो सिग्नल एक सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि इन खाली जगहों पर कूदता हुआ जाता है। ये तो किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हो गया, जो छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती बल्कि बड़े स्टेशनों के बीच छलांग लगाती है। आपने एकदम सही समझा। सिग्नल एक नोड से दूसरे नोड पर कूदता है, जिसे साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इस कूदने की वजह से उसकी रफ्तार उन न्यूरॉन्स के मुकाबले 100 गुना तक ज्यादा हो जाती है जिन पर यह माइलिन शीथ नहीं होती। इसीलिए जब हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल, ये सब मिलीसेकंड में होता है। और स्रोतों में एक और शब्द है जो मुझे हमेशा फैसिनेट करता है, सूत्र युग्मन या सिनैप्स। ये वो जगह है जहाँ दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, पर बताया गया है कि वे असल में एक दूसरे को छूते नहीं है। तो फिर जानकारी एक से दूसरे तक जाती कैसे है? ये तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार है। दो न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है। जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है तो वो उस गैप को कूद नहीं सकता। इसलिए वहां पहुंचकर वो कुछ खास रसायनों, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, को उस गैप में छोड़ देता है। ये रसायन तैरकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और उसमें एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू कर देते हैं। मतलब जानकारी इलेक्ट्रिकल से केमिकल और फिर वापस इलेक्ट्रिकल में बदल जाती है। बिल्कुल। और यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जानकारी का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में हो, एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर। ये कभी उल्टा नहीं जा सकता। अच्छा। हमारे सोचने, सीखने और याद रखने की पूरी प्रक्रिया इन्हीं अरबों सिनैप्स के बनने, मजबूत होने और कमजोर होने पर आधारित है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में नए सिनैप्टिक कनेक्शंस बन रहे होते हैं। ये सब अविश्वसनीय है। हमने शरीर की एक अद्भुत यात्रा की है। हमने जीवन देने वाले तरल पदार्थ, रक्त और लसीका को देखा। हमने उन मांसपेशियों को समझा जो हमें दुनिया में घूमने फिरने की आज़ादी देती हैं। और अंत में हमने उस अविश्वसनीय नेटवर्क को देखा जो हमारे हर विचार, हर हरकत और हर एहसास को नियंत्रित करता है। ये वाकई एक अविश्वसनीय मशीन है। बिल्कुल। और आज की ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरे सवाल पर आकर खत्म होती है। हमने ये तो समझ लिया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल भेजते हैं और मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती हैं। ये सब भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि कैसे इन अरबों सूक्ष्म बेजान प्रक्रियाओं के आपसी तालमेल से चेतना यानी कॉन्शियसनेस, विचार, भावनाएं और मैं होने का एहसास पैदा होता है। कैसे कोशिकाओं का ये झुंड सपने देख सकता है या संगीत का आनंद ले सकता है, इसका जवाब शायद जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, जिस पर हम शायद हमेशा सोचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।